हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर। देखिए बच्चों, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन का मतलब होता है कि डीएनए में किसी भी तरह का चेंज हो जाना, या फिर यूँ कह लो कि डीएनए सीक्वेंस में किसी तरह के अल्टरेशन हो जाए तो उसे कहते हैं हम लोग म्यूटेशन। तो बच्चों, जेनेटिक डिसऑर्डर जो है म्यूटेशन से ही रिलेटेड है। जेनेटिक डिसऑर्डर वो डिजीज़ेज़ या फिर वो बीमारियां होती हैं जो कि डीएनए सीक्वेंस में अल्टरेशन या फिर यूँ कह लो कि डीएनए में किसी तरह का अगर चेंज हो जाए तो उससे जो बीमारियां होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। इन द अदर वर्ड्स, म्यूटेशन की वजह से जो बीमारियां होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक छोटा सा टॉपिक, पेडिग्री एनालिसिस। बच्चों, पेडिग्री एक मैप या फिर कह लो कि एक चार्ट की तरह होता है, जिसको कि देख करके ये समझने में हेल्प मिलती है कि किसी फैमिली में कोई पर्टिकुलर ट्रेट या फिर कह लो अगर कोई बीमारी है वो किस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही है। जब आप पेडिग्री के चार्ट को देखोगे बच्चों, तो इसमें आपको डिफरेंट तरह के सिंबल्स दिखेंगे और साथ में डिफरेंट तरह की लाइंस भी दिखेंगी। ये जो सिंबल्स है बच्चों, ये डिफरेंट फैमिली मेंबर्स और लाइंस उनके बीच के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। इस चार्ट में बच्चों, जो स्क्वायर सिंबल है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है, सर्कल जो है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, और डायमंड शेप जो है ये ऐसे इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेक्स अभी अननोन है। यानी कि डायमंड किसको रिप्रेजेंट करता है? अनस्पेसिफाइड सेक्स को। इसके अलावा अगर मेल यानी कि स्क्वायर, सर्कल और डायमंड, ये तीनों अगर इस चार्ट में शेडेड कहीं पे दिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि जिस भी ट्रेट या फिर बीमारी की हम लोग बात कर रहे हैं वो ट्रेट या बीमारी इन इंडिविजुअल में प्रेजेंट है। यानी कि ये इंडिविजुअल कैसे हैं? अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं। इसके अलावा जब मेल और फीमेल के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन प्रेजेंट होती है तो ये इनके बीच में मैरिज, मैटिंग या फिर कह लो कि यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा जो वर्टिकल लाइंस हैं वो पेरेंट्स को चिल्ड्रन से कनेक्ट करने का काम करता है। यानी कि अगर कभी आपको ऐसा दिखे, ये मेल फीमेल कनेक्टेड और वर्टिकल लाइन से इस तरह का अगर स्ट्रक्चर आपको दिखे तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऊपर वाले पेरेंट्स हैं और नीचे वाले जो हैं वो चिल्ड्रंस हैं। इसके अलावा जो मेल और फीमेल के बीच में अगर डबल हॉरिजॉन्टल लाइन प्रेजेंट हो, पहले हम लोगों ने पढ़ा था सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन प्रेजेंट है तो ये उनके बीच में मैटिंग या फिर मैरिज को दिखा रहा है। बट अगर डबल हॉरिजॉन्टल लाइन प्रेजेंट हो तो ये ऐसे इंडिविजुअल के बीच में मैरिज या मैटिंग को रिप्रेजेंट करता है जो कि रिलेटेड हो, यानी कि ये कंसेंजेनियस मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम टॉपिक डिस्कस कर रही थी जेनेटिक डिसऑर्डर और मैम ने उसी में पढ़ा दिया पेडिग्री एनालिसिस, इसका क्या रीज़न है? तो बच्चों, इसका रीज़न ये है कि पेडिग्री एनालिसिस के हेल्प से आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि किसी भी फैमिली के होने वाले जो बच्चे हैं उनमें कौन से डिजीज़ होने की या फिर कह लो कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर होने की पॉसिबिलिटी है। यानी कि पेडिग्री एनालिसिस की हेल्प से हम लोग क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? पॉसिबिलिटी ऑफ एन ऑफस्प्रिंग विद ए जेनेटिक डिसऑर्डर। इसके अलावा बच्चों, आप पेडिग्री एनालिसिस की हेल्प से मोड ऑफ इनहेरिटेंस भी पता लगा सकते हो। यानी कि कोई भी बीमारी किस तरीके से ट्रांसफ़र हो रही है जनरेशन टू जनरेशन। कह लो कि कोई बीमारी है वो फादर से सन में आ रही है कि फादर से केवल डॉटर में ट्रांसफ़र हो रही है। मोड ऑफ इनहेरिटेंस भी पेडिग्री एनालिसिस से पता चल जाता है। इसके अलावा बच्चों, हम लोग पेडिग्री एनालिसिस की हेल्प से ये भी पता लगा सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर ट्रेट या बीमारी डोमिनेटिव है कि रेसेसिव है। अगर कोई ट्रेट बच्चों डोमिनेटिव होता है तो उसके एक्सप्रेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप कह लो कि डोमिनेटिव ट्रेट लगभग हर जेनरेशन में एक्सप्रेस हो जाते हैं, जबकि रेसेसिव ट्रेट के एक्सप्रेस होने की पॉसिबिलिटी कम होती है। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से पेडिग्री एनालिसिस की हेल्प से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर होने की पॉसिबिलिटी है, उसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस कैसा है उस बीमारी का, इसके अलावा ट्रेट डोमिनेटिव है कि रेसेसिव है। सो बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं,
इसीलिए ज़रूरी है कि पहले हम लोग पेडिग्री एनालिसिस से ये देख लें कि कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर होने की पॉसिबिलिटी है, उसका इनहेरिटेंस कैसा है और वो ट्रेट डोमिनेटिव है कि रेसेसिव है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर के टाइप्स की। ये बच्चों दो तरह का होता है। फर्स्ट इज़ मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड सेकेंड इज़ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। पहले हम लोग बात करेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर की। बच्चों नाम से भी आपको पता चल रहा होगा कि इस डिसऑर्डर का कनेक्शन कहीं ना कहीं मेंडल से है। तो बच्चों वो डिसऑर्डर या बीमारियां जिनका इनहेरिटेंस जो है, इनहेरिटेंस का पैटर्न मेंडल्स की प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करता है, उन डिजीजेज या डिसऑर्डर्स को हम लोग कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ये डिसऑर्डर जो है बच्चों एक सिंगल जीन में म्यूटेशन की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एंड फिनाइल कीटोन्यूरिया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की। ये भी बच्चों आपको नेम से क्लियर हो रहा होगा कि ये क्रोमोसोम से रिलेटेड है। वो डिसऑर्डर या बीमारियां जो कि क्रोमोसोम के घटने, बढ़ने या फिर कह लो कि क्रोमोसोम के एबनॉर्मल अरेंजमेंट की वजह से होती हैं, उन बीमारियों और डिसऑर्डर को हम लोग कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर्स सिंड्रोम। तो बच्चों अब हम लोग वन बाय वन इन सभी जेनेटिक डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर है बच्चों हीमोफीलिया। इसमें टर्म आ रहा है हिम, तो आप समझ गए होंगे कि ये किससे कनेक्टेड है, हीमोग्लोबिन से। देखिए बच्चों ये एक ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली अगर कहीं पे भी आपको कट लग जाए, चोट लग जाती है, तो उस कट वाली जगह से ब्लड निकलना शुरू होता है। पर क्या ब्लड लगातार निकलता जाता है? नहीं, कुछ समय तक उस कट वाली जगह से ब्लड निकलता है, पर कुछ देर बाद क्या होता है, वहाँ पे ब्लड का थक्का जम जाता है, ब्लड क्लॉट कर जाता है और उसके बाद से ब्लड का निकलना बंद हो जाता है। तो बच्चों अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो उस जगह पे तो क्या होगा? अगर ब्लड क्लॉटिंग उस कट वाली जगह पे नहीं होती है तो ब्लड जो है वो लगातार निकलता जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी से एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा और जिससे प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब ये है कि ब्लड का थक्का जमना, ब्लड क्लॉटिंग भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बॉडी में होनी ही चाहिए। पर बच्चों हीमोफीलिया के पेशेंट में क्या होता है कि ब्लड को क्लॉट करने के लिए, थक्का बनाने के लिए जो प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं वो इनकी बॉडी में नहीं बनते हैं या फिर बहुत कम बनते हैं, जिसकी वजह से जैसे ब्लड क्लॉटिंग होनी चाहिए उस तरीके से इनमें ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता, जिसकी वजह से इन्हें प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे जो ब्लड को क्लॉट करने के लिए जो प्रोटीन है वो इन पेशेंट्स में इफेक्टेड होती है। बच्चों देखो हम लोग को पता है कि बॉडी में जितनी भी तरह की प्रोटीन बनने वाली है उन सभी तरह के प्रोटीन का जो इंफॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शन है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? डीएनए में। और डीएनए से बनता है एमआरएनए और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। क्योंकि बच्चों इस केस में क्या है कि प्रोटीन जो है ब्लड क्लॉटिंग में जो इन्वॉल्व है वो यहाँ पे अफेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि प्रोटीन को बनाने के लिए जो डीएनए का सीक्वेंस इन्वॉल्व है इसमें कहीं ना कहीं चेंज आ रहा है, कोई अल्टरेशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन बननी चाहिए थी वो प्रोटीन यहाँ पे नहीं बनती है और ये सारी की सारी प्रॉब्लम आती है। बच्चों अगर हम लोग जेनेटिक्स के टर्म में बात करें तो हीमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। एक्स लिंक कहने का मतलब है कि इसके जो जीन होते हैं, हीमोफीलिया के जीन जो हैं वो सेक्स क्रोमोसोम, दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। तो सेक्स क्रोमोसोम के जो एक्स क्रोमोसोम है उस पे इसके जीन प्रेजेंट होते हैं। और बच्चों मेल के केस में एक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है? एक्स वाई, यानी कि मेल में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई होता है और इसके जीन किस पे होंगे? केवल एक्स पे। सो मेल के एक्स वाई क्रोमोसोम में से जो एक्स क्रोमोसोम है अगर उस पे हीमोफीलिया का एलील प्रेजेंट होगा तो ऐसा मेल जो है वो इस डिजीज से अफेक्टेड होगा, यानी कि हीमोफिलिक होगा।
जबकि फीमेल के केस में क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है XX, यानी कि 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। और अगर फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम पे इस हीमोफीलिया के एलील प्रेजेंट है, H फॉर हीमोफीलिया, तो अगर 2 एक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया का एलील प्रेजेंट है फीमेल के केस में, तो ऐसी फीमेल नॉट अफेक्टेड, इस डिजीज से अफेक्टेड नहीं होगी, बल्कि वो एक कैरियर का काम करेगी। कोई भी फीमेल इस डिजीज से अफेक्टेड तभी होगी जब उसको इस डिजीज के एलील्स दोनों ही पेरेंट्स, मदर और फादर, दोनों से ही मिले, यानी कि जब उसके दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफिलिक एलील प्रेजेंट हो, तो ही वो फीमेल जो है अफेक्टेड होगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में जिनमें भी ये हीमोफीलिया जिनमें इंडिविजुअल को होता है, वो इंडिविजुअल इस बीमारी के साथ ही पैदा होते हैं। लगभग हमेशा ये बीमारी पेरेंट्स से बच्चों में इनहेरिट होती है। तो चलिए अब इस बीमारी के इनहेरिटेंस के पैटर्न को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चों हम लोग 2 केस मानेंगे, एक में मदर इफेक्टेड रहेगी हीमोफीलिया से और दूसरे केस में फादर इफेक्टेड रहेगा। तो बच्चों जब इस डिजीज़ से मदर इफेक्टेड रहती है और फादर नॉर्मल रहता है, तो उनके होने वाले बच्चों में जितने भी मेल्स होंगे वो सभी के सभी इस डिजीज़ से देखिए अफेक्टेड होंगे, और जितनी भी फीमेल्स होंगी इस डिजीज़ के लिए कैरियर का काम करेंगी। वहीं सेकंड केस में जब फादर अफेक्टेड हो और मदर नॉर्मल होती है, तो इस केस में होने वाले जितने भी लड़के होंगे, जितने भी मेल्स होंगे, वो सभी के सभी मेल जो हैं वो नॉर्मल होंगे, जबकि जितनी भी फीमेल्स होंगी वो इस डिजीज़ के लिए कैरियर का काम करेंगी। नेक्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर है बच्चों सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया बच्चों आप लोग जानते हो कि उस कंडीशन को कहते हैं जब बॉडी में इनफ अमाउंट में हेल्दी आरबीसी और या हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि नॉर्मली जितना होना चाहिए उससे इसका अमाउंट कम होता है। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एनीमिया। बच्चों हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है जो कि बच्चों आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है। और आप ये भी जानते होंगे कि इस आरबीसी में इस हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट होने की वजह से इस आरबीसी का कलर रेड होता है। बच्चों जब हीमोग्लोबिन के फंक्शन की बात करते हैं तो ये क्या करता है कि बॉडी में जब हम लोग सांस लेते हैं तो लंग्स में ऑक्सीजन जाता है, तो लंग्स से ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ में पहुंचाने का काम करता है, और फिर बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा लंग्स में ट्रांसपोर्ट करता है। यानी कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो बच्चों इस बीमारी में क्या होती है, सिकल सेल एनीमिया में जो ये हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन इसको जो कोड करने वाला जीन है वो इस बीमारी में म्यूटेटेड हो जाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन को बनाने वाला जो जीन है उसमें म्यूटेशन हो जाता है। अब क्योंकि इस जीन में म्यूटेशन हो गया है, सो ये हीमोग्लोबिन जो है अफेक्टेड हो जाता है। अब हीमोग्लोबिन की अफेक्टेड हो जाने की वजह से इसका सीधा इफेक्ट पड़ता है आरबीसी पे, यानी कि रेड ब्लड सेल पे। रेड ब्लड सेल जिसका शेप स्फेरिकल होता है, इस हीमोग्लोबिन के अफेक्टेड हो जाने की वजह से इस आरबीसी का शेप स्फेरिकल से बदल करके सिकल शेप का हो जाता है। स्फेरिकल से बदल के सिकल शेप का हो जाता है। इसीलिए बच्चों इस आरबीसी का शेप क्योंकि स्फेरिकल से सिकल शेप का हो रहा है, इसीलिए इस डिजीज़ को हम लोग कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। बच्चों देखिए जब आरबीसी स्फेरिकल शेप का होता है तो इसका बॉडी में मूवमेंट बहुत ही इजी होता है, ये बहुत आराम से बॉडी में मूव करता है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर पाता है। पर जब इस आरबीसी का शेप सिकल शेप का हो जाता है, हीमोग्लोबिन के अफेक्टेड हो जाने की वजह से सिकल शेप का हो जाता है, तो अब इसका मूवमेंट जो है बॉडी में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, ये अच्छे से मूव ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी अच्छे से नहीं कर पाता।
और आप तो जानते हो कि बॉडी फंक्शनिंग के लिए ऑक्सीजन कितना ज़्यादा नेसेसरी है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि हीमोग्लोबिन अफेक्टेड हो गया। क्यों? क्योंकि उसके जीन में म्यूटेशन हो गया। तो अब बच्चों अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस जीन में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये हीमोग्लोबिन इफेक्टेड हुआ और हीमोग्लोबिन के असर पड़ा इस आरबीसी पे और आरबीसी स्फेरिकल से सिकल शेप का हो गया। बच्चों GGA CTC ये जो है बच्चों DNA का वो सीक्वेंस है या फिर कह लो कि वो जीन है जो कि एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बच्चों आप जानते हो कि DNA से सबसे पहले mRNA बनेगा और mRNA से बनेगा प्रोटीन। तो चलिए इससे हम लोग बना लेते हैं mRNA। इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। G का हो जाएगा C, G का C, A का हो जाएगा, A का कॉम्प्लीमेंट्री T होता है यानी कि थाइमिन, बट RNA के केस में थाइमिन एब्सेंट होता है, उसकी जगह पे होता है यूरेसिल। तो यहाँ पे हो जाएगा U, C की जगह पे हो जाएगा G, T का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा A, C का हो जाएगा G, वैसे ही यहाँ पे G A G। अब mRNA से बच्चों बनेगा प्रोटीन, तो यहाँ पे हम लोग प्रोटीन बना लेते हैं। तो CCU जो है बच्चों वो प्रोलीन को कोड करता है, प्रोलीन एमिनो एसिड को। GAG ग्लूटामिक एसिड को, ग्लूटामिक एसिड एमिनो एसिड को कोड करता है। वैसे ही GAG भी ग्लूटामिक एसिड को करता है। ये बच्चों एक नॉर्मल केस है, बट सिकल सेल एनीमिया के केस में क्या होता है कि जो DNA का सीक्वेंस हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि ये जो DNA का सीक्वेंस है इसमें एक जगह पे चेंज हो जाता है। यहाँ पे बच्चों जो ये T है ये रिप्लेस हो जाता है A से। अब क्योंकि यहाँ पे T की जगह पे A आ गया है, सो इससे बनने वाला जो mRNA है वो भी अफेक्टेड होगा, वो भी चेंज हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे A है तो यहाँ पे अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, यहाँ पे हो जाएगा U। अब देखिए DNA के सीक्वेंस के चेंज हो जाने की वजह से mRNA का सीक्वेंस भी चेंज हो जाएगा और mRNA में चेंज हो जाने की वजह से ये जिस एमिनो एसिड को कोड कर रहा था, पहले कर रहा था ग्लूटामिक एसिड को, ये भी बच्चों अब चेंज हो जाएगा। अब इसकी जगह पे ये कोड करने लगेगा वैलीन को। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से DNA सीक्वेंस में एक जगह पे चेंज हुआ, थाइमिन की जगह पे एडेनिन आ गया और इसकी वजह से उससे बनने वाला जो प्रोटीन है वो भी अफेक्टेड हो जाता है। यानी कि इस केस में जो हीमोग्लोबिन बनेगा वो अफेक्टेड हीमोग्लोबिन होगा और हीमोग्लोबिन के अफेक्टेड हो जाने की वजह से RBC अफेक्टेड होगी और RBC जो कि पहले स्फेरिकल थी सिकल शेप की हो जाएगी, जिसकी वजह से उसका बॉडी में मूवमेंट डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगी और बॉडी फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंस हो जाएगा। बच्चों जेनेटिक्स के व्यू में बात करें तो सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है। ऑटोसोम लिंक्ड का मतलब है कि सिकल सेल एनीमिया के जो जीन्स होते हैं वो ऑटोसोम पे प्रेजेंट होते हैं और रेसेसिव ट्रेट का मतलब है कि कोई भी इंडिविजुअल को सिकल सेल एनीमिया तभी होगा जब उस इंडिविजुअल को इसके एलील्स दोनों ही पेरेंट्स से मिले, यानी कि जब कंडीशन HbS होगी, जो S है बच्चों वो सिकल सेल एनीमिया को डिनोट कर रहा है। तो जब कंडीशन ऐसी होगी कि किसी इंडिविजुअल को इसके एलील्स दोनों ही पेरेंट्स से मिल रहा है, तब ये कंडीशन आएगी, तभी कोई इंडिविजुअल इस डिजीज़ से अफेक्टेड होगा। अदरवाइज अगर एक एलील प्रेजेंट है तो वो कैरियर होगा। इन द अदर वर्ड्स बच्चों ये बीमारी किसी इंडिविजुअल को यानी कि सिकल सेल एनीमिया तभी हो सकता है किसी इंडिविजुअल को जब उसके दोनों के दोनों पेरेंट्स जो हैं इस डिजीज़ के लिए कैरियर हों, जैसा कि इस केस में है। जब दोनों के दोनों पेरेंट्स इस डिजीज़ के लिए कैरियर होते हैं तो उस कंडीशन में 25% चांस ये होता है कि उनका होने वाला बच्चा में ये बीमारी हो, यानी कि सिकल सेल एनीमिया से अफेक्टेड हो। 50% चांस होता है कि होने वाले बच्चे जो हैं
वो इस बीमारी के कैरियर हों एंड 25% चांस होता है कि होने वाले बच्चे नॉर्मल हों। नेक्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर है बच्चों फिनाइल कीटोन्यूरिया। बच्चों इसके नाम से भी आपको बहुत कुछ पता चल रहा होगा, समथिंग रिलेटेड टू फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन जो है बच्चों वो एक एमिनो एसिड है और इस एमिनो एसिड को बच्चों हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम इस एमिनो एसिड को फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट कर देता है टायरोसिन में। पर बच्चों इस बीमारी में फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है कि जिन भी इंडिविजुअल को फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है उनकी बॉडी में ये एंजाइम यानी कि फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जो है वो उनकी बॉडी में बनता ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है एज अ रिजल्ट फिनाइल एलेनिन उनकी बॉडी में एक्यूमुलेट होता जाता है और बॉडी में फिनाइल एलेनिन एक्यूमुलेट होने की वजह से ये इफ़ेक्ट करता है उनकी ब्रेन को और उनका ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाता और ऐसे इंडिविजुअल जो है वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों ऐसे इंडिविजुअल में जन्म से ही फिनाइल एलेनिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होता। बच्चों अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जिनको भी फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है उनकी बॉडी में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नाम का एंजाइम क्यों नहीं बनता, तो बच्चों आंसर सेम होगा जो अभी तक के हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर में पढ़ते आए हैं कि प्रोटीन जो है वो इफेक्टेड है क्योंकि उससे रिलेटेड जीन इफेक्टेड है। तो इसमें भी यही हो रहा है कि जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज ये एक एंजाइम है और एंजाइम में क्या होता है प्रोटीन होता है और इस प्रोटीन को बनाने वाला जो जीन है यानी कि जो डीएनए का सीक्वेंस है उसमें कहीं ना कहीं चेंज आया है, वो कहीं ना कहीं म्यूटेटेड है, जिसकी वजह से जो एंजाइम है जो प्रोटीन है यानी कि जो एंजाइम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज ये नहीं बन पा रहा है। अब इसके ना बनने की वजह से बॉडी में फिनाइल एलेनिन जो है वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है और फिनाइल एलेनिन के एक्यूमुलेट होने से ये ब्रेन को इफेक्ट करता है जिससे कि ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता और इंडिविजुअल मेंटली रिटार्डेड होता है। बच्चों अगर जेनेटिक्स की व्यू में बात करें तो फिनाइल कीटोन्यूरिया भी एक ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है। इसका मतलब ये है कि इसके जीन भी जो है ऑटोसोम पे प्रेजेंट होते हैं और रेसेसिव ट्रेट का मतलब ये है कि किसी भी इंडिविजुअल को ये बीमारी तभी होगी जब उस इंडिविजुअल को इस बीमारी के एलील्स दोनों ही पेरेंट्स से मिले। इसके साथ साथ ये बीमारी जो है बच्चों ऑफस्प्रिंग में तभी होती है जब उसके दोनों ही पेरेंट्स बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर, जैसा कि हम लोगों ने सिकल सेल एनीमिया में पढ़ा था सेम वैसे ही कि जब दोनों ही पेरेंट्स इस बीमारी के कैरियर होंगे तो 25% चांस रहेगा कि होने वाले बच्चे में ये बीमारी यानी फिनाइल कीटोन्यूरिया प्रेजेंट हो, 50% चांस रहेगा कि होने वाले बच्चे इस बीमारी के लिए कैरियर हों एंड 25% चांस रहेगा कि होने वाले बच्चे नॉर्मल हों। नेक्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर है बच्चों डाउन सिंड्रोम। ये बच्चों एक क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये बीमारी जो है बच्चों सबसे पहले लैंगडन डाउन ने इसके बारे में डिस्क्राइब किया था इन ईयर 1866 और इन्हीं के नाम पे इस बीमारी का नाम पड़ गया है डाउन सिंड्रोम। बच्चों अगर हम लोग इस बीमारी के कारण की बात करें तो देखिए ह्यूमन बीइंग में टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं पर जिन्हें भी डाउन सिंड्रोम होता है उनमें 46 की जगह पे 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे इंडिविजुअल में क्या होता है कि जो 21 नंबर वाला क्रोमोसोम है वहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम आ जाता है जिसकी वजह से 21 वाला जो क्रोमोसोम है वहाँ पे 3 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। सो इस बीमारी को हम लोग ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। जब हम लोग इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो जिन भी इंडिविजुअल को डाउन सिंड्रोम होता है उनमें शॉर्ट हाइट, बिग रिंकल टंग, फ्लैटेंड नोज एंड वो फिजिकली एंड मेंटली रिटार्डेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर है बच्चों क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये भी बच्चों एक क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर है और बच्चों इस बीमारी का नाम भी इसको जो सबसे पहले जिन्होंने डिस्क्राइब किया था इन ईयर 1940 हैरी क्लाइनफेल्टर इसकी नेम पे पड़ा है।
देखिए बच्चों, अगर हम लोग इस बीमारी के रीज़न की बात करें कि ये बीमारी क्यों होती है, तो देखिए नॉर्मली ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। 46 क्रोमोसोम कहने का मतलब है कि 23 पेयर्स, जिसमें से जो 22 पेयर्स होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम एंड 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम तो मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं, पर जो ये सेक्स क्रोमोसोम है ये मेल के केस में होता है XY एंड फीमेल के केस में होता है XX। पर बच्चों जिनको भी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, जिन मेल को, उनमें जो ये सेक्स क्रोमोसोम है XY, यहाँ पे अब XY की जगह एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम यहाँ पे आ जाता है। यानी कि पहले XY था और अब क्या हो जाएगा, XY की जगह पे हो जाएगा XXY। सो ऐसे इंडिविजुअल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 की जगह पे एक एक्स्ट्रा आ गया है, इसीलिए टोटल हो जाता है 47 क्रोमोसोम। जब बच्चों हम लोग इस बीमारी के सिम्टम्स की बात करते हैं तो ऐसे मेल जो हैं ओवरऑल इनका डेवलपमेंट मैस्कुलाइन होता है, यानी कि मेल की तरह ही ये डेवलप होते हैं, बट इसके साथ साथ इनमें फेमिनाइन डेवलपमेंट भी होता है, जैसे कि लेस फेशियल हेयर, बॉडी हेयर, इसके साथ साथ ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। इसके साथ साथ बच्चों ऐसे मेल जो होते हैं इनमें स्ट्रेंथ और एनर्जी लेवल एज कम्पेयर टू अदर मेल्स कम होता है, और साथ में ये मेल इनफर्टाइल होता है। लास्ट जेनेटिक डिसऑर्डर बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे टर्नर्स सिंड्रोम। ये जो बीमारी है बच्चों, ये भी एक क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इस बीमारी का नाम भी इसको जिसने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था हेनरी टर्नर्स, इनके नेम पे पड़ा है। इस बीमारी का रीज़न होता है बच्चों कि इसमें क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं, जैसे कि नॉर्मली 46 क्रोमोसोम होना चाहिए, तो इसमें फीमेल्स में से एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 की जगह पे यहाँ पे 45 हो जाता है। सो इस डिज़ीज़ को हम लोग, इस डिसऑर्डर को 45X भी कहते हैं। जब हम लोग बच्चों इस बीमारी के सिम्टम्स की बात करते हैं तो ऐसी फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एब्सेंट होता है और ऐसी फीमेल्स इनफर्टाइल होती हैं। तो बच्चों दिस इज़ ऑल अबाउट जेनेटिक डिसऑर्डर। इफ दिस वीडियो लेक्चर इज़ हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।